हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सिबल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इवोपरेशन होने वाला है। आपको जैसे कि पता है कि हीट ट्रांसफर में क्विक रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए हम ये हमारा थर्ड क्लास है। ठीक है, तो इवोपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इवोपरे ये एक क्विक नोट्स है। ठीक है, तो इसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस रीड करके आपको पॉइंट्स वगैरह आपको बता दूंगा, ताकि आप जो है ना, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, तो बस आपको एक रिफ़्रेश करने के लिए कि चीज़ें भूल ना जाए आप, उसके लिए इस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, ओके। सो इवेपोरेशन क्या है? एक यूनिट ऑपरेशन है विच प्रोड्यूस टू कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ए थिन लिकर बाय वेपराइजिंग ए by vaporizing a uh, वेपराइजिंग ए पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको कंसनट्रेट करने का काम आता है। ठीक है, काम करता है इवेपोरेशन। और थिक लिकर जो है वो नीचे कर देता है, और जो लोअर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो उड़ जाते हैं ऊपर से। तो कैपेसिटी क्या होती है इवेपोरेटर की बात करते हैं, तो मास ऑफ द लिक्विड इवेपोरेटर पर टाइम, कितने टाइम में कितना मास जो है आपका इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब केजी ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। किस इवेपोरेटर की कितनी कैपेसिटी, कितनी देर में कितना लिक्विड को इवेपोरेट कर पा रहा है ये। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये? तो फीड के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड हेड के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी ऑफ द इवेपोरेटर, तो मास ऑफ द लिक्विड इवेपोरेटेड, मास ऑफ द स्टीम फीड, मतलब कितना मास ऑफ द लिक्विड आपका इवेपोरेट हुआ है कितना स्टीम देने पे। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 kg स्टीम दिया है या 1 kg स्टीम दिया है, तो उस उतने केजी में कितना मास वो इवेपोरेट कर पा रहा है, वह उसकी इकोनॉमी बताएगी। ठीक है, क्योंकि अगर जो कम ज़्यादा इवेपोरेट कर रहा है कम स्टीम में, तो वो मोर इकोनॉमिकल होगा, है कि नहीं? तो केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ केजी ऑफ लिक्विड पर केजी ऑफ स्टीम। तो इन सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर द इकोनॉमी जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, क्योंकि उसमें सिंगल इफेक्ट होता है, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से इवेपोरेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा एक से ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट्स है छोटे छोटे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या किसे कहते हैं? तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है कि इट इज़, देखो पढ़ के मैं पहले बता देता हूँ। इट इज़ फाउंड दैट इफ़ ए सोल्यूट इज डिजोल्व इन ए प्योर वाटर। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है कि आप किसी भी, कोई भी आप एक बीकर ले लो, उसमें नमक डालो। ठीक है, या कोई भी सॉल्ट डालो। ठीक है, कोई भी सॉल्यूट जब आप डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ द प्योर वाटर। और एक बीकर में आपके पास प्योर वाटर है, एक बीकर में आपके पास प्योर वाटर है, बट उसमें आपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया। तो जिसमें आप सॉल्यूट डालोगे ना, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी सॉल्यूट आप डालोगे तो उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वो एक ना ग्राफ प्लॉट करता है, तो उन्हीं दोनों का मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, इन दोनों के डिफरेंस में जो टेम्परेचर आएगा ना, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं, मतलब कितना टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, तो इसकी को हम डिहरिंग रूल के थ्रू बताते हैं। ये बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज ए लीनियर फॉर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर एट ए सेम प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया मैंने और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ले लिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए 0% NaOH का मैंने सॉल्यूशन डाला, तो कुछ इस तरीके से वो ग्राफ देगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो आप जैसे जैसे उसमें NaOH की मात्रा बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपको एक इस तरीके का कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो वो ना बताता है कि डिहरिंग को एक लीनियर रिलेशनशिप वो देता है। ठीक है, तो यही होता है डिहरिंग रूल। तो ओके, सो मटेरियल एंथैल्पी बैलेंस की बात करें अगर जो हम सिंगल इफेक्ट में, तो देखिए मान लीजिए W1 कोई वेट परसेंट है सॉलिड सोल्यूट का, और MF क्या है, मास है। ठीक है, कितना मास ऑफ द फीड है, बीच में इवोपरेटर लगा हुआ, हीट दे रहे हैं Q है, और ये ऊपर वेपर फॉर्म निकल रहा है, और नीचे हमारा जो सॉलिड सोल्यूट है वो निकल रहा है। तो इसका जो यूनिट होता है M का, वो आपको पता है कि केजी पर आर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए केजी पर आर होता है। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस अगर जो आप लगाओगे इसमें, तो क्या होगा, इनपुट इजकल टू आउटपुट। तो इनपुट में हमारा मास फीड का है, और आउटपुट में क्या होगा, वेपर, और जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है वो दोनों मिल के बनाएगा। तो ये वही मैंने लिखा है। तो
इस तरीके से होगा ये। उसके बाद सोल्यूट इन ए फीड इज इक्वल टू सोल्यूट ऑफ ए थिक लिकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हम इंथैल्पी बैलेंस के बारे में बात करते हैं। तो इंथैल्पी बैलेंस में हमारा क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस इंथैल्पी ऐड हो जाता है। और हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको हम लेमडा के इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये तो ये ऐड हो जाता है, तो और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम स्टीम बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, स्टीम बैलेंस। तो ये आप देख लेना एक बार। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर ऑपरेटिव। तो अगर जो आपको ये तो कुछ नहीं है, बस अगर जो आपको हीट ट्रांसफ़र एरिया आपको कैलकुलेट करना है किसी भी ऑपरेटर का, तो हमको पता है कि जो Q इजकल टू होता है यू ए डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में यू इंटू में डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा, दो टेम्परेचर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन और कंडेंसिंग मतलब स्टीम, जो स्टीम कंडेंसिंग स्टीम होता है उसका टेम्परेचर मतलब सरफेस का टेम्परेचर, तो उन दोनों का डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड ऑफ द फीडिंग की बात करें तो हम तीन तरीके से फीडिंग करते हैं। एक फॉरवर्ड फीड होता है, बैकवर्ड फीड होता है और एक मिक्स फीड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि इवोपरेशन का। तो एक देखिए कि एक सर्कुलर, एक एक तो होता है आपका नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर, ठीक है, एक होता है फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर। तो जो नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर होता है उसमें एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होता है और एक वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर होता है। मतलब जो आपका ट्यूब है ना, वो उसकी बस अरेंजमेंट जो है ये लोग करते हैं, ठीक है। ओके, अभी नेचुरल में का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब आप कोई भी एक्सटर्नल आप डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हो उसको सर्कुलेट करने के लिए, मतलब एजिटेटर वगैरह आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो। फोर्स में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एक एक्सटर्नल हीटिंग एलिमेंट लगा देते हैं ताकि जल्दी से वो गर्म हो सके, ठीक है। ओके, सो ओपन पेन इवोपरेटर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओपन पेन जो इवोपरेटर होता है उसमें हम पेन में, एक पेन होता है, पेन के साइड में एक जैकेट लगा होता है, जैकेट में स्टीम सर्कुलेट होता है और उसको गर्म किया जाता है, ऊपर से हम प्रोडक्ट को चार्ज कर देते हैं और उसके बाद, ठीक है। ओके, सो अभी हम आगे बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल इवोपरेटर में। तो देखिए हॉरिजेंटल में कुछ होता है, जो हीटिंग जो एलिमेंट है ना आपका, ये वाला स्टीम वाला, तो ये बस हॉरिजेंटल लगा होता है, और जो वर्टिकल होता है वर्टिकल में वर्टिकल लगा होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ओके, सो अभी मैंने ये थोड़ा सा नोट्स उसमें से लेके, क्योंकि ये मेरे में मैंने नोट नहीं कर रखा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो हम फीडिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड फीड में क्या होता है और बैकवर्ड फीड में, तो जो फॉरवर्ड फीड होता है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो फॉरवर्ड फीड में क्या होता है, स्टीम इधर से चार्ज करते हैं और फीड भी इधर से जाता है। मतलब इस वाले इफेक्ट में ना प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, इसमें फिर थोड़ा सा कम होगा, इसमें फिर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और फीड इसमें मतलब यहाँ तक जाते जाते ना वो अपने मतलब एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ कर देते, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे विस्कोसिटी भी इसका बहुत ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है। तो थिक लिकर इधर से निकल जाता है और यहाँ से कंडेंसेट जो भी निकलेगा स्टीम का, वो हम यहाँ से नीचे से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बस ये, और वेपर जो है ये ऊपर से मतलब एक इफेक्ट से दूसरे ऊपर जाएगा, मतलब पहला जो इफेक्ट का वेपर है ना वो एज ए हीटिंग काम करता है सेकंड में, फिर सेकंड इफेक्ट का जो हीटिंग है वो उसको, उस वेपर को हम थर्ड में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से करते हो, मतलब तो ना होता क्या है, लास्ट में जाते जाते ना इसका वेपर का जो बहुत ज़्यादा कंडेंसेट हो जाता है, हीट की बहुत लॉसेस हो जाती है, ठीक है। अभी देखिए बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में क्या होता है, दोनों ना मतलब फीड और ये अपोजिट डायरेक्शन, देखिए स्टीम तो इधर से भेज रहे हैं और जो हमारा फीड है वो इधर से जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, चलिए अभी बाद में बताएंगे। बैकवर्ड फीड हो गया, तो बैकवर्ड फीड में क्या होता है, इसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें फिर कम होता है, फिर इसमें कम होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ठीक है। अभी क्या हो कि अब देखिए अब फीड जो है हम लास्ट वाले इफेक्ट से यूज़ कर रहे हैं, तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर तो जाएगा नहीं फीड, है ना। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं, तो पंप के थ्रू हम भेज देते हैं, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। और इस जो वेपर है वो स्टीम हम सेम यूज़ करते हैं, पहले का वेपर हम थर्ड सेकंड में यूज़ करते हैं, सेकंड का थर्ड में यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी ना अच्छी बनी रहती है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो हमारा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो काफ़ी अच्छा अच्छा बना रहता है। अभी इसमें ये देखिए मिक्स मिक्स है, क्या है ये,
मिक्स टाइप का है। तो इसमें देख लिए, अभी स्टीम तो यहाँ से सेंड किया, लेकिन फीड जो है ना बीच वाले से करते हैं। मतलब अभी देखो बीच वाले से फीड अब डालोगे तो अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है P1 में, अब P2 में प्रेशर कम है, तो कम से ज़्यादा प्रेशर तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम एक पंप लगा देते हैं। ठीक है, पंप लगा दिया। अब फर्स्ट वाले से हम थर्ड वाले में भेजते हैं, तो थर्ड वाले में भेजने के लिए प्रेशर P3 में प्रेशर तो काफ़ी कम है, तो इसलिए इसमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फीड ऑटोमेटिकली प्रेशर के डिफरेंस से ये चला जाएगा। ठीक है, और कंडेंसेट हर जगह हम निकालते रहेंगे, तो यहाँ से ठीक लिकर निकल जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये चीज़ हो गया। अभी थोड़ा सा हम वो कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो फॉरवर्ड फीड और बैकवर्ड फीड में। ठीक है, तो देखो जो फॉरवर्ड फीड होता है उसमें जो पैरेलल वो स्टीम और फीड काम करता है, इसमें जो है अब बैकवर्ड में अपोजिट रहता है। तो फॉरवर्ड फीड जो अरेंजमेंट में पंप नहीं होता है और बैकवर्ड में पंप की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉरवर्ड फीड जो होता है उसमें इकोनॉमी कम होती है, बैकवर्ड फीड में इकोनॉमी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें बात करें कि फॉरवर्ड फीड में मेंटेनेंस चार्ज कम होता है, बैकवर्ड में ज़्यादा चार्ज होते हैं क्योंकि पंप वगैरह ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड फीड जो होता है अरेंजमेंट वो लेस इफेक्टिव होता है थर्मली, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया कि टेम्परेचर कम हो जाता है। तो और इसमें जो है हम्म, इसमें जो है बैकवर्ड फीड में थोड़ा अच्छा थर्मली होता है। अभी ये डायग्राम देखते हैं कि ये डायग्राम जो बता रहा है ऑप्टिमम नंबर ऑफ इफेक्ट इन मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक सिंपल सा प्लॉट है कि नंबर ऑफ इफेक्ट आप इधर उधर बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो आपका जो लेबर का जो कॉस्ट है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और कॉस्ट के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द स्टीम भी ना आपका कम होता जाएगा, क्योंकि आप इफ़ेक्ट बढ़ाओगे तो आपका होता क्या है उसमें आप सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में आप स्टीम यूज़ करोगे तो इसमें स्टीम का बहुत लॉसेस होता है। उसके बाद आप फर्दर वो स्टीम का जो लॉसेस है, स्टीम जो है ना आप यूज़ नहीं कर सकते, तो सब वेस्ट में चला जाता है। इसीलिए क्या होता है नंबर ऑफ इफेक्ट आप बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट जो होता है स्टीम का कम होता है, और जो फिक्स चार्जेस होता है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि आपका इफेक्ट ज़्यादा है तो बहुत बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होंगे, इसलिए इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है, और टोटल कॉस्ट जो है पहले कम होता है फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, ओके। सो अभी इसमें इतना ही है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम हीट एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थम्स अप करेंगे ज़रूर अगर जो वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, ओके, बाय बाय।